आज अपना टॉपिक है रबर। अभी तक हमने पहले पढ़ लिया था कि बहुलक का वर्गीकरण, उसके बाद बहुलकीकरण की विधियां, और उसके बाद आपने पढ़ लिया था सहबहुलकीकरण और बहुलक का आणविक द्रव्यमान। ये इतने हो गए थे। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है रबर। क्या है? रबर। रबर है एक्चुअल में आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है आपने पढ़ा था स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। तो अपने कौन से दो प्रकार होगी? एक तो प्राकृतिक रबर, और दूसरा हो गया आपके संश्लेषित रबर। ठीक है। रबर स्रोत का आधार हमने पढ़ा था, तीन प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला प्राकृतिक रबर, दूसरा आपके संश्लेषित रबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर। पहला है अपना प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर का नाम से मतलब है कि भाई प्रकृति से आपको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये भी क्या होता है आपके कि इसको आप प्रत्यास्थता का गुण होता है इसके अंदर। प्रत्यास्थता मतलब कि आप उस पर बल लगा के खींचने पे क्या होता है, ये आकार में क्या करता है? वृद्धि करता है। और बाएं बल हटाओगे आप तो पुनः क्या कर लेगा? अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इसको हम प्रत्यास्थ बहुलक भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है। क्लियर इतना? अब प्राकृतिक रबर हमें प्रकृति से कैसे मिलता है? तो प्राकृतिक रबर आपके एक पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है, उसका नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस। क्या नाम है? हेविया ब्रेसिलियंसिस। ठीक है। और गट्टापात। इससे क्या होता है? आपके प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। क्लियर इतना? तो कहने मतलब क्या है कि पेड़ प्रकृति से मिल रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? ये प्राकृतिक रबर। अब बात आती है कि प्राकृतिक रबर हम कैसे प्राप्त करते हैं, कि हमें ये प्रकृति से कैसे मिलता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे इसकी प्राप्त करने की विधि। प्राप्त करने की विधि कि प्राकृतिक रबर हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये हमने बताया था कि रबर का पेड़ कौन सा होता है? हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस। इस पेड़ के तने पर क्या होता है? हम तना है, तने में क्या करते हैं? एक चीरा लगाते हैं विशेष प्रकार से। ठीक है। विशेष प्रकार से क्या करते हैं? हम इस पे चीरा लगाएंगे। ठीक है। तो हम जब तन्ने पे चीरा लगाएंगे तब क्या होगा? उस तन्ने से क्या होगा? एक लेटेक्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्षीर। ये क्या होता है? दूध के समान क्या होता है? दर होता है, दूधिया दर। ठीक है। सफेद दर होता है, गाढ़ा। तो इस क्षीर को हम क्या करेंगे? इसका हम तनुकरण करेंगे। क्या करेंगे हम? इसका तनुकरण मतलब क्या है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है। तो पानी की मात्रा कब तक बढ़ाएंगे कि इसके अंदर पानी मिलाएंगे और तनु करेंगे। तो तनु कब तक करेंगे? जब तक इस क्षीर के अंदर रबर की मात्रा कितनी रहे? 10 से 20% रह जाए, तब तक हम क्या करेंगे? इसका तनुकरण करेंगे। क्लियर इतना? ठीक है। अब तनुकरण करने के बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम इसका क्या करेंगे? स्कंदन करेंगे। क्या करेंगे? स्कंदन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एसिटिक अम्ल मिलेंगे। क्या करेंगे हम? एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल क्या करेगा? इसका स्कंदन कर देगा। स्कंदन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्कंदित हो जाएगा। और स्कंदित होगा तो क्या बनेगा? ये कोलोइड बन जाएगा। ये क्या है? रबर का कोलोइड प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रबर का कोलोइड है वो उसका अवक्षेप बन जाएगा, क्या मतलब क्या है, वो आपको अवक्षेपित हो जाएगा। क्लियर इतना। उसके बाद क्या होगा कि जो आपको ये इस प्रकार जब आपने स्कंदन किया तो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ था, इस रबर को हम बोलते हैं क्रेप रबर। क्या बोलते हैं, क्रेप रबर। ये क्रेप रबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो एक बार और देख लो कि रबर का पेड़ कौन सा होता है, हेविया ब्रेसिलियंसिस। इसके तने में हम क्या करेंगे, विशेष प्रकार से चीरा लगाएंगे। चीरा लगाएंगे तब क्या होगा, उससे लेटेक्स या शीर प्राप्त होगा। ये क्या होता है, दूध जैसा आपके दर्व होता है, ठीक है, तो गाढ़ा दर्व है। इसमें हम क्या करेंगे, तनुकरण करेंगे। तनुकरण मतलब क्या है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। कब तक तनु करेंगे, जब तक उस दर्व में 10 से 20% तक क्या हो जाए, रबर की मात्रा रहती है। रबर की मात्रा कितनी है, 10 से 20% रहे, ठीक है। तनुकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका स्कंदन। स्कंदन के लिए हम क्या करेंगे, हम अम्ल मिलाएंगे। अम्ल कौन सा मिलेंगे, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल क्या करेगा, इसका स्कंदित कर देगा। और स्कंदित करेगा क्या होगा, रबर का कोलोइड प्राप्त होगा जो अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेप रबर बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना। तो ये हो गया आपके बनाने की विधि कि प्राकृतिक रबर हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब दूसरी बात है कि रबर का गुण क्या होता है कि वो आपके क्या होना चाहिए, प्रत्यास्थ होना चाहिए। कि आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, वो टूटना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसमें जल अवशोषण की क्षमता है, वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्या मतलब क्या है कि जो आपके क्रेप रबर प्राप्त हुआ था, क्रेप रबर था, ये क्या है आपके, इसमें ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। प्राकृतिक रबर है, क्रेप रबर, ये क्या है, ज्यादा उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसकी क्या होती है, प्रत्यास्थता का गुण है। वो क्या होती है, प्रत्यास्थता इसकी कम होती है। प्रत्यास्थता क्या होती है, इसकी कम होती है। दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर जल अवशोषण की क्षमता, ये क्या है, जल शौक लेता जाता है, ठीक है। जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, इसकी अधिक होती है। क्लियर इतना। उसके बाद क्या है, आप उसको गर्म करोगे। गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। गर्म करने में क्या हो जाएगा, ये मुलायम। और ठंडा करने में ये क्या हो जाएगा, बंगूर प्रकृति का हो जाता है। क्लियर इतना। दूसरी बात क्या है, ये आपके अध्रुवीय विलायक होते हैं। अध्रुवीय विलायक बोलते हैं या बोलते हैं कार्बनिक विलायक। अध्रुवीय को क्या बोलते हैं, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक मतलब आपके इथर बेंजीन वगैरह है, इनमें ये क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। तो ये सारे गुण होते हैं। इनकी वजह से क्या है, प्रत्यास्थता क्या होनी चाहिए, रबर की अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्रेप रबर की क्या होती है, कम होती है। इनकी जल अवशोषण क्षमता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी क्या होती है, अधिक होती है। गर्म करने में मुलायम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, इसके कम उपयोगी गुण है, या ठीक है, अनुपयोगी है कहने का मतलब। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके गुणों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो जो गुणों में सुधार करने के लिए क्या करेंगे, आपके इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो गुणों में सुधार करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेप रबर के गुणों में सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका वल्कनीकरण करना पड़ेगा। वल्कनीकरण का मतलब क्या है कि इसको गंधक बोल दो, या इसको आप सल्फर बोल दो। सल्फर के साथ क्या करना पड़ता है, इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, जो इसका द्विबंध है उनकी जगह क्या आ जाएगा, तिर्यक बंध के द्वारा गंधक जुड़ जाएगा, जो क्या कर देगा, इसके गुणों में सुधार कर देगा। मतलब इसकी प्रत्यास्थता को बढ़ा देगा, जल अवशोषण क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा बजाय क्रेप रबर के। कब, जब हम क्या करेंगे, इसका वल्कनीकरण करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्राप्त करने की विधि और उसका गुणों में सुधार हम कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है आपके कि इसका संरचना संगठन क्या होती है, ये होता कैसा है, ठीक है। तो अगला है अपना संरचना और संगठन। संरचना और संगठन कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपके इसका फॉर्मूला होता है आपके 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या होता है, प्राकृतिक रबर क्या होता है, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो देखो
ये हो गया 2 पे मेथिल और 1 और 3 पे क्या हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 मेथिल 1 3 ब्यूटाडाइईन। इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर, या इसी को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन। ये होता है इसका संरचना होती है इसकी, ये प्राकृतिक रबर है। क्लियर इतना। या फिर हम क्या करेंगे, इसका बहुलकीकरण करेंगे। बहुलकीकरण करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, इसके डबल बॉन्ड है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कंपैरिजन में डबल बॉन्ड क्या है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इनके जरिए क्या होगा, ये और नहीं इसके समान, ये क्या है, एकलक हो गया प्राकृतिक रबर का। ऐसी बहुत सारी इकाइयां क्या होंगी, आपस में जो योग करेगी। योग कैसे करेगी, 1 और 4 कि 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे इधर भी जुड़ेगी, इधर भी जुड़ेगी। तो 1 4 योग के द्वारा ये क्या करेगी, आपके एक सीधी रेखा में जुड़ जाएगी और क्या कर देगी, प्राकृतिक रबर या पॉली आइसोप्रीन का निर्माण कर देगी। तो देखो ये बहुलकीकरण हो गया इसका। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आपके ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वापस आपके सिंगल बॉन्ड इधर भी जुड़ जाएगा, कोई इधर भी जुड़ जाएगा। मान लिया मैंने इसकी n इकाई ली, तो ये n इकाई क्या होगी, 1 और 4 पे इस प्रकार जुड़ जाएगी, और ये क्या हो गया आपके पॉली आइसोप्रीन। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक रबर और उसका बहुलकीकरण। अब बात है कि ये 1 4 आप योग होगा, ये 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार से कैसे, कि एक तो समपक्ष योग और एक होता है आपके विपक्ष योग। एक होगा आपके समपक्ष योग, एक आपके विपक्ष योग, ठीक है। समपक्ष योग कैसे, कि आपके इस प्रकार से जुड़े हुए, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट ऊपर वाला कार्बन में क्या है, इधर कोई इकाई जोड़ रही है, इधर वापस क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इसी डायरेक्शन में सेम साइड में क्या होती है, ये श्रृंखला जुड़ती रहती है और इकाइयां क्या होती है, श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। तो कहने मतलब क्या है, एक ही पक्ष में समपक्ष, ठीक है। तो इसे बोलते हैं समपक्ष योग, या इसी को बोलते हैं सिस, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसी साइड में यहाँ पे आगे नई इकाई और जुड़ेगी, तो ये इस प्रकार से आपके वापिस ये जुड़ेगी, ठीक है। मतलब आगे बढ़ती रहेगी इधर भी, और इधर भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो ये क्या है, एक ही साइड में क्या हो रहा है, नई श्रृंखला का योग हो रहा है, इस चीज को क्या बोल दिया, समपक्ष योग, ठीक है। ये आपके समपक्ष प्राकृतिक रबर हो गया। क्लियर है इतना। अब दूसरा इसके बाद क्या है, विपक्ष योग। विपक्ष में क्या होगा, कि इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट कैसे, देखो इधर जैसे ये देखा, अब क्या है, नई श्रृंखला कहां जुड़ेगी, इधर जुड़ेगी, ठीक है। ये CH2 C डबल बॉन्ड C CH3, अब अगली श्रृंखला कहां जुड़ेगी, यहां जुड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या मतलब क्या है, एक इकाई यहाँ जुड़ रही है, दूसरी इकाई वापस नीचे, तीसरी वापस अपोजिट में, चौथी वापस अपोजिट में। तो कहने मतलब क्या है, ये इसकी जस्ट अपोजिट है, ये वापस उल्टा, ये वापस उल्टा, विपक्ष, ठीक है। तो इसे बोल दिया हमने विपक्ष प्राकृतिक रबर। क्या बोल दिया इसे, विपक्ष प्राकृतिक रबर, और इसे बोलते हैं घटापार्थ। क्लियर इतना। समपक्ष में क्या है, सेम साइड में नई इकाई जुड़ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जुड़ रही है, सेम साइड में जुड़ रही है। जब इसमें क्या है, एक इस साइड में, वापस अपोजिट में, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे, ठीक है। इसे बोल दिया विपक्ष प्राकृतिक रबर, और इसे बोल दिया समपक्ष प्राकृतिक रबर। जबकि एक इकाई कौन सी है, इकाई तो यही है, इसी की क्या सेम
ये इकाई वापिस, ये इकाई वापिस। तो ये क्या है, इकाई क्या होती है, 15 बढ़ती होती रहती है और श्रृंखला बढ़ती रहती है और आपके बहुलक का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम समराइज करें तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कितने कार्बन एक इकाई में, 1 2 3 4 एंड 5। तो C5 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 5 5 6 और 2 8। C5H8 वही ऐसी एन इकाइयां हैं, तो ये आपके इकाई मिल जाएगी। कहने का मतलब ये क्या है, इसका फॉर्मूला हो गया। ये इस प्रकार से विपक्ष और समपक्ष दो रूपों में ये इनकी संरचना होती है। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया आपके प्राकृतिक रबर बनाने की विधियां, संरचना और संगठन। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है, हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने हेतु हमें क्या करना पड़ता है, उसका वल्कनीकरण करना पड़ता है। वल्कनीकरण मतलब क्या है, गंधक के साथ उसको गर्म करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, त्रिक बंध के रूप में सल्फर आ जाएगा, जो क्या कर देगा, उसकी प्रत्यास्थता और जल अवशोषण जैसे गुणों में क्या कर देगा, सुधार कर देगा। तो अगला है रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण, ठीक है। तो आपके सबसे पहले एक साइंटिस्ट था चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर था, इसने क्या किया था, जो प्राकृतिक रबर था, प्राकृतिक रबर 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, उसको क्या किया, सल्फर के साथ गर्म किया। सल्फर या गंधक के साथ क्या किया, गर्म किया, जिससे क्या हो गया, सल्फर द्विबंध की जगह क्या हो गया, त्रिएक बंध के रूप में व्यवस्थित हो गया, जिससे क्या होगी, उसकी प्रत्यास्थता और जल अवशोषण जैसे गुणों में क्या हो गया, सुधार हो गया। ठीक है, तो ये समराइज प्रोसेस है वल्कनीकरण की, किस प्रकार से किया था। अब हम देखते हैं रिएक्शन में कि ये किस प्रकार से सल्फर है दोनों इकाइयों के बीच में एडजस्ट होता है। तो देखो क्या था अपना 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का हमने बहुलकीकरण किया था, तो इस प्रकार की आपको श्रृंखला प्राप्त हुई थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इकाइयां होती है, मान लो और इकाई ऐसी, ठीक है, ये दो इकाइयां हैं, उनको आपने सल्फर के साथ क्या किया, सल्फर के साथ आपने इसको गर्म किया, मतलब इसका वल्कनीकरण कराया। वल्कनीकरण कराओगे तो ये दो इकाई है, तो इसका डबल बॉन्ड इसको गर्म करोगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी भी खाली हो जाएगी, इसकी भी खाली हो जाएगी और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये जो सल्फर है दोनों इकाइयों के बीच में त्रिक बंध बना लेगा, इन दोनों इकाइयों के बीच में त्रिक बंध बना लेगा। तो किस प्रकार से एडजस्ट होगा, देखो CH2 C CH3 CH CH2, ठीक है। ऐसे ये भी इकाई है CH2 C CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखो इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3, इसकी देखो 1 2 3, कहने मतलब क्या वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए, जबकि कितनी है, 3 पूरी हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था वो टूट गया। तो अब क्या होगा, सल्फर है इस प्रकार से त्रिक बंध के रूप में इनमें व्यवस्थित हो जाएगा। इसे हम इसके देख लो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, चौथी वैलेंसी कौन पूरी करेगा, सल्फर इस प्रकार से त्रिक बंध बना देगा। ठीक है, ये त्रिक बंध है, ये त्रिक बंध क्या करेगा, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ा देगा। क्या कर देगा, इसकी प्रत्यास्थता बढ़ा देगा। और ये क्या है आपके वल्कनीकृत रबर, इसको क्या बोलते हैं, वल्कनीकृत रबर, जो आपके क्या है क्रेप रबर की तुलना में ज्यादा उपयोगी है, गुणों में श्रेष्ठ है, प्रत्यास्थता अधिक होती है और जल अवशोषण क्षमता कम होती है। ठीक है, और ये आसानी से ना मुलायम होगा ना ये भंगुर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रबर का वल्कनीकरण। चार्ल्स गुडईयर ने किया था, किस प्रकार किया था, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन की दो इकाइयां ली,
या कितनी भी ले सकता है, सल्फर के साथ गर्म किया तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या हो जाएगा, दो इकाइयों के बीच में सल्फर इस प्रकार से त्रिकोण के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा और जो क्या होगा, उच्च प्रत्यास्थता युक्त होगा। और रबर का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थता अधिक होनी चाहिए, तो ये आपके क्या है, उपयोगी हो जाएगा। ये हो गया प्राकृतिक रबर के बारे में अपना जनरल डिस्कशन हो गया, क्लियर है इतना। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक रबर। अब अगला है अपना दूसरा टाइप, कौन सा था, संश्लेषित रबर। दूसरा कौन सा था, सेकंड टाइप है आपका संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर मतलब नाम से पता लग रहा है कि ये आपको प्रकृति से नहीं मिल रहा है, ये मानव निर्मित है, प्रयोगशाला में किया जाता है, मनुष्य प्रयोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या करेगा, प्रयोगशाला में बनाएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया संश्लेषित रबर है। इसमें भी वही प्रत्यास्थता होती है, इसमें भी आप बाएं बल लगा के क्या कर सकते हो, इसको उसकी लंबाई का लगभग दुगुना तक बढ़ा सकते हो, बाएं बल हटाओगे तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया संश्लेषित रबर। अब बात आती है कि कौन कौन से संश्लेषित रबर है वो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना इसके अंदर है वो है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन इसका एक लग क्या हो जाएगा, तो देखो आपको पता है कि बहुलक क्या मतलब पॉली है, तो पॉली हटा दो, जो बच्चा वो क्या हो गया, इसका एकलक हो गया। एकलक कौन सा हो गया इसका, आइसोब्यूटाइलिन। एकलक कौन सा हो गया, आइसोब्यूटाइलिन। अब बहुत नाम से पता लग रहा है, ब्यूटाइलिन मींस ब्यूट मींस 4 कार्बन होंगे, आइसो मतलब क्या, आइसो की कंडीशन में होंगे, ठीक है। और इलीन मतलब क्या, इसमें डबल बॉन्ड हुए होगा, तो किस प्रकार से देखो, CH2 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3। तो देखो ये क्या हो गया, इसका आइसोफॉर्म भी हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया और 4 कार्बन भी हो गए। तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया आपके ब्यूटाइलिन। कौन सा हो गया, ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन का आप क्या करोगे, बहुलकीकरण करोगे, और इसमें कौन सा बहुलकीकरण होता है, योगात्मक बहुलकीकरण होगा, ठीक है। तो आप गर्म करोगे उस दाब पर तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा, CH2 एक वैलेंस इधर लग जाएगी, एक वैलेंस इधर जुड़ जाएगी, तो बाकी आपके ये सेम, ठीक है। इसकी मैंने मान लो n इकाई ली थी, तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम तक इनकी पुनरावृत्ति होगी और क्या लग जाएगा, आगे पॉली लग जाएगा, तो क्या हो गया, पॉलीब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। ये आपका हो गया संश्लेषित रबर। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, एकलक आइसोब्यूटाइलिन, योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा इस प्रकार से आपकी ये निर्मित होगा, क्लियर इतना। उसके बाद इसकी एक खास विशेषता है कि ये क्या होता है, वायु के लिए अवैध होता है। वायु के लिए क्या होता है, अवैध। अवैध मतलब क्या है, इसको हवा भी भेद नहीं सकती, ठीक है। कहने मतलब आपको जो वाहनों के टायर वगैरह होते हैं, जो आपके बास्केटबॉल वगैरह की आंतरिक संरचना जो बनाते हैं, ताकि उसमें क्या हवा बढ़ने के बाद वो बाहर ना निकले, ठीक है। तो उसके बनाने के लिए कौन काम आता है, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बहुलकी काम में ले जाता है। तो ध्यान रखना, ये वायु के लिए क्या होता है, अवैध होता है। ये एकमात्र बहुलक है जो वायु के लिए अवैध है, क्लियर है। दूसरी बात इसकी और खास है कि ये क्या होता है, चिपकने के लिए जो काम में लिया जाता है वो ये होता है, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन होता है, वो चिपकाने में भी काम में लिया जाता है। तो ये हो गया आपका पहला संश्लेषित बहुलक। दूसरा है आपके पॉलीब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। सेकंड है आपका पॉलीआइसोप्रीन। इसकी खास बात है, ये प्रथम संश्लेषित बहुलक है। ये क्या है, आपके प्रथम संश्लेषित बहुलक है। दूसरी बात है, ये आपके मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा बनता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, आपके प्राकृतिक रबर के जैसे ही होता है, प्राकृतिक रबर के समान गुणों में होता है। नाम से पता लग रहा है, पॉलीआइसोप्रीन। पॉली हटाओगे तो एकलक कौन सा हो गया इसका, एकलक कौन सा हो गया इसका, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसमें क्या होती है, एकलक इकाई
1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आप गर्म करोगे, बहुलकीकरण कराओगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आपके एन इकाइयां ले ली इसकी, तो ये एन इकाई इस प्रकार से मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा जुड़ जाएगी। कौन सी क्रियाविधि इसकी, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा जुड़ के इस प्रकार से पॉली आइसोप्रीन का निर्माण कर लेती है, पॉली आइसोप्रीन का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद थर्ड है आपके, अगला है अपना ब्यूना एन। ब्यूना एन नाम से स्पष्ट हो रहा है, BU मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, N मतलब क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। तो एकल कौन से है 1,3 ब्यूटाडाइन, साथ में कौन है, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये दो एकलक है और दो अलग अलग प्रकार के एकलक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है बहुलकीकरण, कैसे होता है इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन। साथ में कौन है, एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। मान लो इसकी भी एन इकाई ली आपने, इसकी भी एन इकाई ली, दोनों में क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। बहुलकीकरण से क्या होगा, दोनों इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा, दोनों कहीं यहाँ से जुड़ जाएगी और इधर आगे जुड़ जाएगी कहीं, और आगे कहीं इधर जुड़ जाएगी, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो किधर वो कैसे होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वापस यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड और CH। ठीक है, और ऐसी एन कहीं जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, ब्यूना एन। क्लियर हो गया। तो कहना मतलब क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से ब्यूना एन प्रकार के संश्लेषित रबर का निर्माण होता है। क्लियर है इतना। उसके बाद ऐसा एक और है, वो है ब्यूना एस। तो BU मतलब तो ये है कि 1,3 ब्यूटाडाइन और S मतलब क्या हो गया, स्टाइरिन। तो एकला कौन से हो गए, 1,3 ब्यूटाडाइन, साथ में कौन है, स्टाइरिन। फिर वही दो अलग अलग प्रकार के एकलक, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सा होगा, बहुलकीकरण। कौन सा होगा, बहुलकीकरण। तो क्या होगा, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर इतना। उसके बाद स्टाइरिन, तो क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। इसकी भी एन इकाई ले ली मैंने और इसकी भी एन इकाई, दोनों में क्या होगा, बहुलकीकरण। ये हो गया आपके बहुलकीकरण हो गया, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके ब्रेक होंगे, तो ये दोनों यहाँ जुड़ जाएगी, आगे कहीं इधर जुड़ जाएगी, इधर भी कहीं जुड़ जाएगी। इस प्रकार से ब्यूना एस प्रकार के बहुलक का निर्माण होगा। देखो कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड C6H5। इस प्रकार से ये एन बार होता जाएगा और क्या बन जाएगा, ब्यूना एस। तो ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये आपके दो हो गए संश्लेषित रबर। उसके बाद अगला है आपके ABS रबर। ABS मतलब इसमें 3 एकलक होते हैं अलग अलग प्रकार के। इसका मतलब क्या है, इसमें भी क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। अब ABS क्या है, शॉर्ट में फुल फॉर्म करेंगे हम इसकी, तो क्या हो जाएगा, ABS रबर। फुल फॉर्म क्या होगी, A मतलब क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, B मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन और S मतलब स्टाइरिन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ABS रबर। अलग अलग प्रकार के निकला, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। तो देखो कैसे, ब्यूटाडाइन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या है, स्टाइरिन है
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 और साथ में कौन है एक्रिलोनाइट्राइल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn। ठीक है, इसकी भी n ले ली मैंने, इसकी भी n ले ली और इसकी भी n ले ली। इसमें परसेंटेज रेशियो होता है कि ये अलग अलग अनुपात में क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो इसके क्या होते हैं 20%, ये होता है आपके 50% और ये होता है आपके 30%। ठीक है, ये तो आपके एक्रिलोनाइट्राइल, ये आपके स्टाइरिन और ये आपके 1,3-ब्यूटाडाइल। ठीक है, तीनों क्या है 20, 50 और 30% रेशियो में क्या होंगे, तीनों का बहुलकीकरण होगा। और क्या बनेगा ABS रबर। तो देखो कैसे डबल बॉन्ड जितने भी ब्रेक होंगे ये यहाँ सुल जाएंगे, यहाँ सुल जाएंगे, इधर इकाई जुड़ जाएगी और इधर इकाई जुड़ जाएगी। इस प्रकार से ये n बार जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा ABS रबर। तो देखो कैसे बनता है, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या होगी नई इकाई जुड़ गई CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ तो हो गया, उसके बाद ये जुड़ जाएगा क्या हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, फिर आगे जुड़ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH आगे जुड़ जाएगी और इधर Cn। इस प्रकार से क्या होगा N10 जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा ABS रबर। क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका अगला संश्लेषित रबर। उसके बाद है आपके नियोप्रीन रबर। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके नियोप्रीन। तो देखो पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है आपके देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CCl CH2। ठीक है, ये आपके हो गया क्लोरोप्रीन। और इसमें क्या होगा, इसका बहुलकीकरण होगा और बहुलकीकरण में होगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके Cl। तो इस प्रकार से ये n टाइप जुड़ जाएंगे और बन जाएगा आपके पॉलीक्लोरोप्रीन। क्लियर है ना? ये आपके इस प्रकार से 6 प्रकार के संश्लेषित रबर